क्या बात आई थी जिससे ये क्षेत्र आपने चुना? तो हमारे परिवार में सर सिर्फ मेरे पापा है जो इंजीनियर है, बाकी सब खेती वाले लोग हैं। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे कि नहीं नहीं, हम अपनी बेटी को तो इंजीनियर ही बनाएंगे। और वो चाहते थे कि मैं रिफाइनरी में काम करूं, तो उन्होंने ही मुझे इस चीज के लिए बहुत ही पुश किया कि नहीं नहीं, आप केमिकल इंजीनियर ही बनेंगे और हम आपको रिफाइनरी में ही हम वो चाहते थे कि मैं सरकारी कॉलेज में जाऊँ, सरकारी नौकरी लूँ। तो उन लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया। और एचएलआरएल अपने आप में भी एक बहुत, जैसे कि आपने कहा, एक बहुत नया प्लांट है। तो उसको कमीशन करना, उसको चलाने में भी हमें भी अभी फिलहाल बहुत मजा आ रहा है प्लांट में। हम लोग ऊपर नीचे, हमारा पूरा वर्कआउट भी अच्छे से हो रहा है उसमें। तो ये मैं ये कहना चाहूंगी कि महिला अधिकारियों को काम करते देखकर आसपास के लोग भी काफी प्रेरित हो रहे हैं हमसे। और रिफाइनरी में जॉब करने के लिए, शिक्षा को लेके, भौतिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट के अलावा यहाँ पे सामाजिक डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप राजस्थान की हमारी जो बहनें जुड़ी हुई हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपसे बहुत सारी बहनें हमारी प्रेरणा लेंगी कि रिफाइनरी जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट में आपने काफी समय से वह मेहनत की और सभी बहनें बड़ी संख्या में वहां हैं, तो आप राजस्थान की बहनों को क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि सब सब कुछ कर सकते हैं, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आई एम प्रीटी श्योर सब लोग आराम से ये कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा लगता है। और कंधे से कंधे मिला के चलने में जो प्राउड फीलिंग आती है हमारे पेरेंट्स को भी, उसको देख के तो और मोटिवेशन मिलता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उनको आगे बढ़ना चाहिए। जरूर। आपके जॉब में ज्यादा से ज्यादा बहनों को आना चाहिए, यही कहना चाह रही है ना आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी तारुषी नंदवानी, जो ऑस्ट्रेलिया में अभी पढ़ाई कर रही हैं, वो अपनी बात रखें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण एंड सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम तारुषी नंदवानी है। मैं यूएनएसडब्ल्यू यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही हूँ। मैं अभी वहाँ पर बैचलर्स ऑफ डेटा साइंस एंड डिसीजंस पढ़ रही हूँ। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है जी, सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म एक बार। मुझे स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की प्राप्ति हुई है और मैं इसकी एक गर्वित लाभार्थी हूँ। सबसे पहले मैं राजस्थान सरकार और स्कॉलरशिप विभाग को हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये स्कॉलरशिप मेरे लिए सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक जीवन बदलने वाला अवसर रही है। मैं एक महिला प्रधान परिवार से हूँ, मेरी माँ, मेरी बहन और मैं। और ऐसे विदेश जाकर पढ़ाई करना मेरे लिए संभव नहीं होता अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती। आज मैं नारी शक्ति के विषय पर अपने विचार रखना चाहूँगी। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, महिलाओं को लीडरशिप और विकास के केंद्र में बढ़ावा देने हेतु 33% आरक्षण का प्रबंध किया गया है, जो ये महिलाओं को सिर्फ मदद नहीं देगा बल्कि उन्हें समाज और देश के विकास का हिस्सा बनाएगा। ये विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसे और मजबूत बनाता है। इससे महिलाओं को सिर्फ अवसर नहीं मिलेगा बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उन्हें समाज में एक मजबूत पहचान मिलेगी। जैसे कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ समाज का उदय होता है। मैं इस सोच में बहुत विश्वास करती हूँ और इसलिए मैंने भी महिला सोसाइटी से जुड़ी हुई अनेक संस्थाओं में यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का पहला एआई कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करवाया और मुझे खुशी है कि मेरी एआई की फील्ड की जो जर्नी है वो सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में भी पब्लिश हुई, जो यहाँ का एक नामी न्यूज़पेपर है। ये सब सिर्फ स्कॉलरशिप की वजह से संभव हुआ, जिसके लिए मैं फिर से राजस्थान गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी।
आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी समुदाय को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अंत में मैं एक बार फिर से सरकार और इस योजना से जुड़े सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी और जो ये नई जो नई और भी ऐसी स्कीम्स आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके बारे में जान के और मैं हमेशा से इस अवसर के लिए आभारी रहूँगी और अपने काम के माध्यम से मैं समाज को और इसे लौटाने की प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा आपने आरुषि जी पूरा बताया और आपने महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश किया है कि किस तरह से आप विदेश में जाकर के भी अपना पढ़ाई पूरी करके आप महिला सशक्तिकरण को आगे कैसे बढ़ा सकती हैं। जी बहुत बहुत सर, धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी इशिता जो राजकीय महाविद्यालय जोधपुर से जुड़ी हैं वो अपनी बात रखें। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम ऐशिता है। नमस्ते, नमस्ते, बोलिए। मैं राजकीय महाविद्यालय जोधपुर बीएससी सेकेंड ईयर बायोलॉजी की छात्रा हूँ। इसके साथ साथ मैं इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी की एथलीट एवं भारत स्काउट गाइड की एक छोटी सी सदस्य भी हूँ। मैं इस मंच के द्वारा आपको और आपकी सरकार का पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो राज्य सरकार ने हम भारत स्काउट गाइड के छात्र एवं स्पोर्ट्स के जो छात्र हैं उनके लिए कोटा, साथ में हमारे लिए एक जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मिलता है, इसका सर्टिफिकेट हमें आगे जाके गवर्नमेंट कॉलेजेस या जॉब्स के लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर में रखता है, हमारे लिए थोड़ी सी रिजर्वेशंस रखता है। वो मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा। इसके साथ में मैं ये बोलना चाहूंगी, जो हमारी नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ है, इससे बहुत ज्यादा लड़कियों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि ये एक सपना है, ये एक बहुत ज्यादा विश्वास की बात है कि हम लोग विश्वास रखते हैं आगे भविष्य में जाके हमें अपने संसद भवन है, हमारा लोकसभा, राज्यसभा, जो भी ये बड़े अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे हम अपने मोटिवेशंस, अपने वर्ड्स, अपने जो सपने हैं रख पाएंगे, अपनी आवाज बुलंद रख पाएंगे और सरकार हमारी आवाज सुनेगी। मैं युवा बालिका सिर्फ इतना कहना चाहूंगी आपसे कि हम लोग सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे भारत का गर्व से आप लोगों को घर से आप लोगों को बहुत ज्यादा फील कराएंगे कि हम भी बहुत कुछ है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हमारी सरकार का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद है। स्पोर्ट्स में आप क्या कहना चाहेंगी? स्पोर्ट्स की बहनें भी काफी जुड़ी हुई हैं, उसमें भी एक बार बताइए कि स्पोर्ट्स के बारे में हमारी बहनों को आगे आना चाहिए और कई बहनें हमारी ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, वो नहीं आ पाती। वो अच्छा जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छा खेल सकती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर, इस स्पोर्ट्स में ना लड़कियों को बहुत लगता है कि हमें सपोर्ट की जरूरत है, हमें घर वालों से सपोर्ट मिलना चाहिए, हमको सरकार से सपोर्ट मिलना है। अंदर से जब तक सपोर्ट नहीं आएगा सर, वो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएगी कि सरकार सपोर्ट कर रही है। जब वो खुद सपोर्ट लेंगी तो घर वाले भी सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा कर सकती हैं। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है सर। यही मैं कहलवाना चाहता था आपसे कि हमारी जो बहनें जुड़ी हुई हैं उनको कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है और वो आगे आकर के, सरकार तो हमेशा कर दी है लेकिन परिवार को साथ लेकर के हमारे स्पोर्ट्स में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं, जिससे कि हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद इस्ता जी। आगे चलिए। अशानी अग्रवाल जो 12वीं कक्षा की छात्रा हैं जयश्री परिवार स्कूल से, वो अब अपनी बात रखें। मंत्री जी, मेरा नाम नमस्ते। अशानी अग्रवाल है और मैं जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल से कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस समारोह में मुझे भाग लेने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज की हमारी वार्ता का मुख्य विषय है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस नियम के लागू होने से भारत की महिलाएं सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम उठाएंगी।
बचपन से मेरा भी यही लक्ष्य रहा है कि बड़े होकर मैं एक सशक्त और आत्मनिर्भर नारी बनूं। 2023 में यह नियम पारित किया गया और ताज्जुब की बात है 2023 में मैं भी अपने विद्यालय की पहली छात्रा थी जो ताइक्वांडो में पारंगत हुई। मैंने ब्लैक बेल्ट प्राप्त की और अपनी सहेलियों के साथ मैंने कई सरकारी स्कूलों में जाकर 7 से 18 साल की लड़कियों को ताइक्वांडो में प्रशिक्षण दिया। साथ ही लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी मुझ में रही हैं। मैं कक्षा 8 में अपने स्कूल की हेड गर्ल थी और आज कक्षा 12वीं में मैं अपने स्कूल की डेप्यूटी हेड गर्ल बनी हूँ। मेरा बस अपने साथ रहने वाली सभी लड़कियों से यही आग्रह रहता है कि वह अपनी आवाज़ को बुलंद कर हमेशा अपने लिए खड़े होना सीखते रहें। धन्यवाद। तो ये तो अच्छी बात है, काफी जी सर। राजनीति के लक्ष्य आपने हासिल किए हैं। तो जी इसमें सर। पढ़ाई तो होती नहीं है, लेकिन यही पढ़ाई प्रमुख होती है। लीडरशिप के गुण आने चाहिए, हैं? सर बहुत पढ़ाई अच्छा। लिखाई में भी मेरा बहुत ध्यान है। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। मैं हमारी मातृशक्ति ऐसी है, उसका ध्यान आप देखते नहीं है घर में, परिवार में, हमारी माता जी को, हमारी बहन जी को, कि उनका पूरा घर का संचालन भी करना है जी सर। और सरकारी नौकरी भी करनी है, दूसरे काम भी करने हैं। तो ये तो हमारी माताओं में ताकत है। जी सर। ये तो हमेशा से है कि वो पूरी तरह से जुट के जब काम करती है, वो एक नहीं अनेक काम एक साथ करती हैं। यही तो मातृशक्ति की हमारी की ताकत है। बिल्कुल सर। आप ये इसमें महिला नेतृत्व के बारे में आपने जो कहा है, जी इसमें सर। और क्या होना चाहिए, और इसमें महिला नेतृत्व में क्या और क्या कहना चाहते हो आप? क्या गुण होना चाहिए जो महिला नेतृत्व आपने जैसे बताया है, आपने किया है, तो और क्या क्या आवश्यकता है साथ लेकर के चलने की? सर मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण गुण जो सभी महिलाओं में होना चाहिए वो है आत्मविश्वास। जैसा कि जोधपुर गवर्नमेंट कॉलेज से जो हमारी बहन जुड़ी हैं उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए भी सभी महिलाओं को आत्मविश्वास की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी हमारी लड़कियां जाएं, अगर आत्मविश्वास होगा तो दुनिया उनका चाहे साथ दे या ना दे, पर वे हमेशा अपना साथ देती रहेंगी और ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रचना गुर्जर जी जो MSJ कॉलेज भरतपुर से जुड़ी हैं वो अपनी बात रखें। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम रचना गुर्जर है। मैं MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर से हूँ। हमारा जो आज का विषय है वो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो नारियों को न केवल आत्मनिर्भरता प्रदान करता है बल्कि हमें सशक्त भी बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि हम कितना बेहतर निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी निभा सकते हैं। आज का जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, इसके साथ साथ महिला सुरक्षा और महिला सुरक्षा सखी अभियान। हमारी जो वर्तमान प्रशासन है जिसे हम पुलिस व्यवस्था कहते हैं, उसने महिलाओं की आत्मरक्षा सुरक्षा के लिए कुछ अभियान चलाए हैं, जिसमें वर्तमान में ही 1 मार्च से 15 मार्च 2026 के अंतर्गत पुलिस और महिलाओं की वार्ता को सुलभ और विश्वास से भरपूर बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें घर घर सखी के माध्यम से हमने 1090 और 112 जैसी हेल्पलाइन नंबर को प्रमोट किया। इसके साथ साथ जो सखी केंद्र है जिसके अंदर CM हेल्पलाइन नंबर 181 को प्रमोट किया गया, जो हमें बताता है कि अगर हमारे साथ कभी भी कुछ गलत हो तो हम उसका कैसे, उसकी प्रतिक्रिया हमारी किस प्रकार हो, सरकार हमारी कैसे मदद कर सकती है। हमारा आगे बढ़ना, नारियों के आगे बढ़ने के साथ साथ नारियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ये हमें बताती है कि हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो कैसे क्लीन हो सकती है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाली दीदी ने बताया और जोधपुर की बहनों ने बताया कि आत्मविश्वास जरूरी है। इस आत्मविश्वास को बढ़ाने में जो हमारी गवर्नमेंट का जो प्रयास है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी को कि आपने हमें इतना काबिल बनाया कि हम अपनी बात बिना डरे प्रशासन से कह सकें और प्रशासन का लाभ भी सकें। इसके साथ साथ मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली उन समस्त योजनाओं को, जो मुझ जैसी लड़कियां जो कि ग्रामीण परिवेश से हैं या फिर एक ऐसे शहर से हैं जो भी विकास की राह पर अग्रसर है, वहां उनको पढ़ने का मौका देते हैं। इसी के साथ साथ
इंटर्नशिप प्रोवाइड कराना और हमारी स्किल को बढ़ावा देने के लिए नई नई एजुकेशन पॉलिसीज को लाना, ये भी नारी शक्ति बंधन ही है, जिसमें कहीं ना कहीं नारियों को औद्योगिक रूप से हमें उन्नत किया जा रहा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा रचना जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी नव्या जैन जी, जो मेयो कॉलेज अजमेर से जुड़ी है, वो अपनी बात रखें। सादर प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम नव्या जैन है। मैं मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्र हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपने विचार रखने के लिए अपना तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा बचपन से ये एक सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का, ताकि मैं समाज में सकारात्मक बदलाव लाऊं और महिलाओं के अधिकारों पर काम करूं। साथ ही मैं हमारे स्कूल द्वारा संचालित कम्युनिटी सर्विस आशा से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें हम बाल प्रकाश आश्रम जाते हैं और उधर छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाते हैं। और स्पोर्ट्स फील्ड में मैं नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर हूँ, और इससे मैं अपने जूनियर्स को भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करने में प्रोत्साहित करती हूँ, ताकि हम भारत को और आगे तक ले जाएं। अगर मैं इस अधिनियम के बारे में बात करूं तो इस अधिनियम ने हम जैसी महिलाओं को एक नई उम्मीद जगाई है हमारे अंदर, और इस अधिनियम ने हमारे लिए एक मंच रखा है जिसमें हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, और साथ साथ ही हमें एक हमारी पहचान को और हमारे सम्मान को और ज्यादा बढ़ाया है। मेरी जैसी कई सारी लड़कियां हैं जिनके इतने सारे सपने होते हैं, पर हम हमेशा हिचकिचाते हैं उन सपनों को पूरा करने में। पर इस अधिनियम ने हमको सपनों को पूरा करने में एक साहस दिया है, तो उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ ही में इस अधिनियम ने हम महिलाओं के नीति निर्माण में सशक्त भागीदारी में और निभा सकेंगी, ताकि इस अधिनियम के थ्रू हम और निभा सकेंगे अपने भागीदारी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक नारी की समस्या एक नारी ही सबसे ज्यादा अच्छे से समझ सकती है। तो आखिर में मैं मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल की तरफ से सरकार को फिर से एक और बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छे नियम को लागू करने का प्रस्ताव रखा है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जी नव्या जी, अब प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहती है। अगर प्रशासनिक में अगर आप जाती हैं तो आपका क्या योगदान रहेगा? सर, मेरे हिसाब से अभी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है हम लड़कियों के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे माता पिता अभी भी डरते हैं मुझे रात को अकेले भेजने से। तो सबसे पहले मैं उस वर्दी पहन के सबको बताऊंगी कि हम महिलाएं अभी भी उनके लिए खड़े हुए हैं, ताकि रात को हम उनको सुरक्षित अपने घर पहुंचा सके, और माता पिता को कोई चिंता ना हो उनकी बेटियों की, और वो एकदम फ्रीली कहीं पे भी जा सके रात को। तो मेरा ये योगदान रहेगा कि वही जैसे सबने बोला। यस, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में आप काम करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आपके जो विचार हैं वो अच्छे हैं। आगे कृतिका कुलहरी जी, जो बिट्स पिलानी झुंझुनू से जुड़ी हुई है, वो अब अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आज हमें यहाँ पे अपने विचार रखने का मौका देने के लिए। मेरा नाम कृतिका है और मैं बिट्स पिलानी में बीटेक की सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ ही मुझे बचपन से स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रही है। स्कूल के दौरान मैंने राष्ट्रीय स्तर पर जिम्नास्टिक्स में मेडल जीते हैं और कॉलेज में भी मैं गर्ल्स फुटबॉल टीम की मेंबर हूँ। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स से महिलाओं में कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, टीम वर्क जैसी काफ़ी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो हम सबको इस चीज़ में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए।
इसी के साथ साथ वेस्ट पिलानी में जो गर्ल्स हॉस्टल है मीरा भवन, मैं उसकी हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, जहाँ लगभग 900 लड़कियाँ रहती हैं। इस भूमिका में मैं एडमिनिस्ट्रेशन और छात्राओं के बीच में एक माध्यम का काम करती हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की प्रेरणा मुझे अपनी नानी से आई थी, श्रीमती संतोष अहलावत, जो कि खुद झुंझुनू की सांसद रह चुकी हैं। इसी के साथ साथ आगे जाकर मैं अपनी फैमिली की पहली फीमेल एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, एंड मैं गवर्नमेंट की बहुत खुशी होती है मुझे ये देखकर कि इतनी सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना, राजस्थान महिला निधि, और इन सब से महिलाओं को बहुत ही आत्मविश्वास और बहुत ही सपोर्ट मिलता है अपना खुद का कुछ करने के लिए। आगे जाकर एज अ इंजीनियर नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से मैं और महिलाओं को इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहती हूँ। वुमेन्स के लिए स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाना, या फिर जैसा कि अभी कॉलेज में भी हम क्लब्स के थ्रू बहुत सारे वुमेन लेड स्टार्टअप को प्रमोट करते हैं, तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं खुद का कुछ करें और उन्हें ये सब करने का कॉन्फिडेंस और सपोर्ट मिले। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा। कृतिका जी, आपने उद्यमिता के क्षेत्र में जो मोटिवेशन किया है बहनों का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी बेटी आज वो नौकरी लेने वाली नहीं, नौकरी देने वाली बनना चाहती है। और सरकार इसमें पूरी तरह से पूरा सहयोग सरकार का इसमें है, चाहे हमारी वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। आगे विषय आएगा, उसमें मैं कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन आपने अच्छा एक विषय लिया है और आपके माध्यम से हमारी सभी बहनें इसको निश्चित रूप से, क्योंकि ये सेक्टर में बहुत आवश्यकता है, ये पोटेंशियल है। अगर उद्यमता की ओर हमारी बहनें बढ़ेंगी तो हमारे प्रदेश का निश्चित रूप से जो हम आज आवश्यकताओं को समझते हैं कि राजस्थान में बहुत आवश्यकता है, हमारा राजस्थान पोटेंशियल है, तो उसकी हम पूर्ति कर पाएंगे। तो उद्यमता से जुड़ने के लिए जो आपने प्रेरित किया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। खुशी शर्मा जी, जो आरटीओ कोटा से जुड़ी हुई हैं, वो अब अपनी बात रखें। जय हिंद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम खुशी शर्मा है और मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 3rd ईयर की छात्रा हूँ। इसी के साथ मैं 7 राज एयर स्क्वाड्रन एनसीसी एयर विंग की कैडेट भी हूँ और ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप में स्कीट शूटिंग में राजस्थान का राष्ट्रीय लेवल पर प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ। मैं थैंक यू आपको, बहुत अच्छा। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी सर कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने हमारी यूनिवर्सिटी के छात्रों को रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया। हमारे कॉलेज के अंदर वेरियस फील्ड्स में हमेशा नारी सशक्तिकरण की ओर प्रयास होते रहे हैं, जैसे कि स्टार्टअप मेले, हैकाथॉन्स, रोबोथॉन्स, ऐसी जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, ऐसी वेरियस फील्ड्स के अंदर हमेशा बच्चों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। मैं स्वयं भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनकर अपने भारत देश का नेतृत्व करना चाहती हूँ और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत भी हम अपने देश के अंदर 33% आरक्षण देकर महिलाओं को देश का नेतृत्व करने का मौका देने वाले हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय बात है सर। जिस तरह मैं भारतीय वायुसेना में नेतृत्व करने का सोच सकती हूँ, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की हर महिला को वेरियस फील्ड्स के अंदर अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, जो कि आपकी और माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से सफल होने जा रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, थैंक यू। निश्चित रूप से आपने जो मन में सोचा है, आपका जो मैं विश्वास देख रहा हूँ, ईश्वर आपके विश्वास को पूरा करेगा और एक दिन आप हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।
विनती स्वरूप जो वनस्थली विद्यापीठ टोंक से जुड़ी हैं, अब वो अपनी बात रखें। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे और मेरी सारी विद्यापीठ के बहनों के साथ हमें ये अवसर मिला है कि आज हम आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकें। सर, मैं बिनती स्वरूप वनस्थली विद्यापीठ से बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च बायोसाइंस द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और आज मैं इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम की प्रशंसा करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के जो भी नेतृत्व है उसे आगे बढ़ाने के लिए यह अधिनियम एक काफी महत्वपूर्ण कदम है हमारे। और वनस्थली विद्यापीठ 1935 से महिला शिक्षा की आग जलाता आ रहा है और आज मुझे एक काफी गर्व का मोमेंट है ये मेरे लिए कि हमारी एक इकलौती विमेंस यूनिवर्सिटी है जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में एक टेक्निकल डिग्री प्रोवाइड करती है हम लड़कियों, और साथ ही साथ फ्लाइंग सिखाई जाती है, उन्हें स्टूडेंट पायलट लाइसेंस दिया जाता है और साथ ही साथ घुड़सवारी भी सिखाई जाती है। सर, व्यक्तिगत रूप से तो मैं वन्य जीव संरक्षण में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये काफी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है और इसमें महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा सीमित है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी महिला आज अपना नाम कमा रही है इस क्षेत्र में, वे स्वयं ही सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन के उभर और यह महिलाएं अपने लेकिन हमारी जैसे आगे आने ये एक प्रेरणा का स्रोत बन के उभर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अवसर मिलना ही बस सशक्तिकरण नहीं है, लेकिन अवसर के साथ आत्मविश्वास को पिरोकर आगे बढ़ना ही असली सशक्तिकरण है। और ऐसे अधिनियम जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम है और सरकार द्वारा जितने भी अधिनियम आज तक महिलाओं के लिए निकाले गए हैं, ऐसे अधिनियम हमें बाकी क्षेत्रों में भी काफी आगे बढ़ने के लिए और अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत अच्छा आपने विषय रखा है। निश्चित रूप से हमारी जो ये प्रकृति है इसको सजोना भी हमारा कर्तव्य है और इस प्रकृति के अंदर हमारा पर्यावरण से लेके हमारे वन्य जीव तक बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको प्रकृति को जब हम नजदीकी से और गौर से देखते हैं तो हर जीव का कोई ना कोई महत्व है, ये हमें आवश्यकता से देखना चाहिए। हमारी प्रकृति में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोई महत्व नहीं हो। वो प्रकृति से जुड़ा हुए महत्व जो है, चाहे वो भले एक दूसरे के भोजन हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हुए हैं और वो हमारे प्रकृति का संरक्षण करने का काम करते हैं। एक अच्छा आपने चुना है वन जीव संरक्षण को लेकर के आप जो चल रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारी बहनें जिस तरह से काम कर रही हैं, और इसीलिए कहते हैं कि ये नारी शक्ति वो शक्ति है कि जो हर क्षेत्र में काम कर सकती है और कोई भी क्षेत्र इनके आपके लिए कठिन नहीं है। ये आपने करके बताया है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से आपका मन है और आप पहले से ही विचार करके वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनिका अग्रवाल जो भरतपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात अब रखें। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इनिका अग्रवाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर की 3rd ईयर MBBS छात्रा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, ताकि मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में मेरे विचार प्रकट कर सकती हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। यात्रा नर्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं। मैं आपके समक्ष इनिका अग्रवाल नहीं बल्कि देश का एक जागरूक नारी बनके कहना चाहूंगी कि महिला कोई अलग श्रेणी नहीं है, वो बस इस समाज का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कोई और।
और इस अधिनियम के कारण जो कि 2023 में पारित हुआ और 2029 में ये लागू होगा, इसके कारण 33% महिलाएं के लिए आरक्षित है विधानसभा और लोकसभा में सीटें। इसकी वजह से महिला से जुड़े मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा प्राथमिकता में आएंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं खुद भी सांसद का हिस्सा बनना चाहूंगी, जिससे मैं अपना नीति निर्माण में योगदान दे सकूं। फ्यूचर में एक डॉक्टर के रूप में मैं नारी शक्ति के लिए वुमेन स्वास्थ्य जागरूकता कैंप करवाना चाहूंगी और उस पद तक पहुंचना चाहूंगी जिससे मैं और भी लड़कियों को प्रोत्साहित कर सकूं और उनके भी आगे बढ़ने का मौका दे सकूं। और इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, यहाँ पे सारी महिला जो प्रस्तुत है, मेरी जो सारी बहनें प्रस्तुत है, कि हम सबको निडर होके ना दबना है किसी से, ना झुकना है किसी के सामने। अपना आत्मविश्वास हमेशा हमारे साथ रखना है और आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा। और इसके साथ साथ जो हमारी माता बहनों का जो आपने बताया कि हमें आगे बढ़ना है, इसमें मैं एक बात आपसे जरूर जोड़ना चाहूंगा कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते हुए दिखते हैं। हमें बनने के लिए सपने वो होने चाहिए कि जो हमें सोने नहीं दे। अगर इसको हम अपना लेंगे तो हमारी मातृशक्ति निश्चित रूप से जिस हौसले के साथ आप काम करना चाहती हैं उस मंजिल को पाकर के रहेंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपका जो हौसला है निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, बस आप उसको धार देते चलिए और मन में उस सपने को सचोजे के साथ साथ उसको कर्म में परिवर्तन करते चलिए। निश्चित रूप से ईश्वर आपको जो आप चाहते हैं वो आप बन के रहोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रांजल बंबोरिया, श्री पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी उदयपुर, आप अपनी अब बात रखें। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमें अवसर प्रदान किया कि हम आपके साथ जुड़ सके और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सके। सर, मेरा नाम प्रांजल बंबोरिया है। मैं सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी उदयपुर की छात्रा हूँ। सर, मैं प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ, अपनी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से कर रही हूँ। सर, कॉलेज के साथ साथ सर मैं एनएसएस की भी सदस्य हूँ और स्टूडेंट काउंसिल का भी हिस्सा हूँ, जिससे सर मुझे समाज सेवा और नेतृत्व रूपी विषयों में एक बहुत ही विशेष रुचि रही है हमेशा से, स्कूल टाइम से। और सर, आज हम इस महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सर ये महत्वपूर्ण कानून होने के साथ साथ नारी साक्षरता में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम भी है। और सर, इसके ना ही सिर्फ ये अधिनियम बल्कि जो योजना है जो राजस्थान सरकार बेटियों के लिए लाई है, जैसे सर लाडो प्रोत्साहन योजना हो गई, आपकी बेटी योजना हो गई, सर ये सारी ना की आर्थिक मदद करती है बल्कि आत्मनिर्भर बनाने में काफी सहयोग करती है। इसके अलावा सर आत्मविश्वास देती है क्योंकि आप सिक्योर फील करते हैं। और सर, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मैं एक बहुत ही उन्नत क्षेत्र से जुड़ाव रखती हूँ, बायोटेक्नोलॉजी से, जो कि सर अभी काफी नया फील्ड है और सर इसमें लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है। तो सर इन्हीं सारे अधिनियम योजनाओं के कारण सर हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और जिससे सर देश का विकास होता है। तो सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, मैंने सुना है, मैंने देखा है कि जब एक नारी बढ़ती है, जब एक नारी आगे बढ़ती है, जब एक नारी को अवसर मिलता है तो वो केवल अकेली आगे नहीं बढ़ती, वो पूरे समाज को अपने साथ लेकर बढ़ती है। तो सर इन सारी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने अनुभव बताए। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जो आपके अनुभव है वो सारी छात्राओं के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेंगे और सभी उनसे सीखेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सर आप हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। सर। आज के इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम
कि इस कार्यक्रम में सभी हमारी छात्राओं के संवाद में जो मैंने संवाद सुने हैं, उन संवादों से सुनकर के मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ा है कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो करना चाहते हैं और जो मन में कल्पना है, निश्चित रूप से वो पूरी होगी। आज के संवाद में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज इसके माध्यम से YouTube से जुड़े सभी बहनों का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम राजस्थान की बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। आप सभी प्रदेश और देश का भविष्य है। राजस्थान की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। हमारी बेटियां हमारे प्रदेश का और देश का गौरव है, क्योंकि माता बहनों के साथ सबसे बड़ी बात है कि उनके मन में व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति जो संवेदना है, उनका जो मातृत्व भाव है, उस मातृत्व भाव के कारण सबको साथ लेकर के चलने की जो उनकी इच्छा शक्ति होती है, निश्चित रूप से वो ही हमारे समाज का उद्धार करती है। हमेशा हम देखते हैं कि हमारी माता बहनें जिस क्षेत्र में काम करती हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश, कहीं भी आप देख लीजिए, हमारी बहनें जिस तरह से काम करती हैं, और वो अनेक अनेक रूप होते हैं उनके, और उनकी भूमिका भी अलग होती है, लेकिन उस भूमिका में कैसा उनको करना है, कैसा उनको बनना है, उसी में अपने आप को ढाल लेती है। और जब वो ढालने की जो प्रवृत्ति है, ये माता बहनों से अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। क्योंकि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। कई बार आप यात्रा करते होंगे, हमारी बहनें भी यात्रा करती हैं, चाहे वो बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी जाती हैं, तो व्यक्ति जो होता है वो दूसरे जो बैठे होते हैं, सीटों पर बैठे होते हैं, पास में बैठे होते हैं, उनकी मुलाकात घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद होती है। लेकिन कहीं की बहन है, जाके हम बैठे उससे 10-15 मिनट में ही बातें चालू हो जाती है, और उनसे दोस्ती इतनी जल्दी हो जाती है, और उनसे सारी बातें जो अपनी होती हैं, उन सभी बातों को एक दूसरे से तुरंत मिल जाती है। इसका मतलब उनके अंदर जो भाव होता है, जो भावना होती है माता बहनों के अंदर, वो निष्पक्षता की होती है, और वो उसके साथ में तुरंत 10-15 मिनट के अंदर सफर भले 1 घंटे का हो, 2 घंटे का, 4 घंटे का हो, लेकिन उससे पहले मित्रवत संबंध उनके बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते? अब बताइए उनसे। लेकिन व्यक्ति जब तक स्टेशन निकल जाएंगे, कहीं उतरने का समय आ जाएगा, लेकिन जब तक उनसे बातचीत नहीं होंगी कि आप कौन है, कहां से आए, ये हमारी माता बहनों के अंदर ये बहुत बड़ी ख्याति होती है। इसके साथ साथ ही हमें ये भी देखते हैं कि वो किस भूमिका में है। हमेशा कहता हूं, हमारी माता बहनें कई भूमिका में काम करती है। आज भी मेरा कार्यक्रम था, उसमें मैंने बोला हमारी माता बहनें बेटी के रूप में, माता पिता का ध्यान रखना, घर को संभालना, पढ़ाई भी करना, उसमें ध्यान रखती हैं। तुरंत जब वो 18
18 साल, 20 साल, 21, 22 साल की हो जाती हैं तो एक पत्नी के रूप में तो वहां पूरा संभालना, दोनों घरों को देखना, उतनी उनकी चिंता करना, ये उनके अंदर मातृशक्ति ये जो होती है, उनके अंदर मातृत्व भाव होता है, वो उनको दूसरे रूप में दिखता है, उसको भी वो संभाल लेती है। तीसरा आता है माँ का रूप आता है। माँ का रूप आता है तो बच्चों को पालने का, उनको कैसे गाइड करना है, पढ़ाना है, अच्छे संस्कार कैसे देने हैं, तीसरा रूप बदल जाता है। आगे चलते हैं तो चाची ताई के रूप में हमारा योगदान होता है, उनको भी पालना होता है, जो परिवार में जो अपने छोटे बच्चे होते हैं। और फिर लास्ट में दादी और नानी का रूप भी होता है, जो कहानियां सुनाने का होता है, उसके माध्यम से छोटे बच्चों में संस्कार अर्पित करने का होता है, संस्कार डालने का होता है। हम ये रूप लगातार हमारे बदलते हैं, लेकिन बदलते हुए परिवेश में हमारी भूमिका अलग अलग होती है, लेकिन उन भूमिकाओं में ढालते हुए हम हमारा जो जीवन है उसको पूर्ण रूप से संतुलन कैसे बने, उसमें सामाजिकता के हिसाब से संस्कार कैसे डालने हैं, उसको बड़े को कैसे डील करना है, ये सारे विचार जो आते हैं वो मातृशक्ति से आते हैं। सहनशीलता की प्रमूर्ति होती है, सहन भी करती हैं, काम भी करती हैं। उसके बाद आप देखते हैं, आप जब घर जाते होंगे, अधिकतर घर रहते हैं, बाकी का हॉस्टल में जैसे आप रह रहे हैं, विद्यापीठ में रह रहे हैं, अन्य जगह पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन घर जाते होंगे तो माताजी सबसे बाद में सोती हैं और सुबह जब आप जगते हैं उससे पहले तो बहुत सारा काम हो जाता है और आपको चाय ला के दे देती हैं कि आप बैठे हुए चाय पिए। तो कितनी सहनशीलता होती है, सहन शक्ति होती है, काम करने की क्षमता होती है, ये हमारी माता बहनों के अंदर विद्यमान है। तो क्या वो राष्ट्र का जो काम है उसको नहीं कर सकती? बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। और मैं आपको इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर जो आपने देखा होगा, आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक साधारण गांव से आदिवासी महिला आज हमारी राष्ट्र अध्यक्ष है। ये कल्पना कोई ऐसे नहीं आ सकती कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक माता बहनों के प्रति जो सम्मान है वो उसमें झलकता है, क्योंकि माता बहनें हमारा घर भी चलाती हैं। घर चलाती है तो कितनी मितव्यता से चलाती है। जहां आवश्यकता होती है वहां खर्च भी करती हैं, और जहां आवश्यकता नहीं होती है मां उतना ही खर्च करती है जितनी आवश्यकता है। और संचय की अगर बात करो तो मेरी माता बहनों से ज्यादा कोई भी संचय नहीं कर सकता। विपत्ति में कोई भी परिवार हो, कोई भी घर हो, आपसे भी कह रहा हूं, भले पिताजी को जाकर के पूछ लेना, जब आवश्यकता होती है तो उस संचय पूंजी में से पिताजी को माताजी ही देती हैं, क्योंकि उनकी जो संचय की प्रवृत्ति है उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये हमारे राष्ट्र की वो ताकत है जो आपने देखा होगा, नोटबंदी से लेकर के नोटबंदी में माता बहनों का, और उसके बराबर भारत की जो अर्थव्यवस्था का मूल कारण है वो हमारी मातृशक्ति का संचय का कारण है कि वो संचय करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखती है। बहुत बड़ा कारण है। और इसलिए आपने देखा होगा, देश के अंदर अगर वित्त मंत्री हैं तो हमारी मातृशक्ति है निर्मला सीतारमण जी, और अगर राजस्थान की बात करो तो हमारी वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी। ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये एक सोच का फर्क होता है, एक विजन होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा मातृशक्ति के बारे में सोचा है। कई चीज आपके अनुभव में नहीं होंगी, क्योंकि 2014 से पहले आपकी उम्र जो होगी वो 12 साल की, 8 साल की, 10 साल की, उससे भी नीचे होगी।
लेकिन आपने देखा 2014 में जब प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे तो उनका विजन क्या था? सबसे पहले अगर उन्होंने काम किया तो मातृशक्ति के लिए काम किया। ये आज का नहीं है कि 2023 में हमने रखा, हम उसको अब लेके आ रहे हैं। ये विजन हमारा शुरू का है, क्योंकि आधी आबादी हमारी माता बहनों की, उनकी सहभागिता हर क्षेत्र में आवश्यकता। और इसलिए आपने देखा कि जब 2014 में हमारी सरकार आई तो 2015 में ही हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लिया था। कई विरोधी लोगों ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सरकार का काम है क्या? लेकिन नहीं कहा, नहीं हमारा सरकार का काम है, सामाजिक क्षेत्र का काम है, लेकिन हमारी सरकार करेगी इसको। हम समाज के विभिन्न एनजीओ को जोड़ेंगे, समाज के लोगों को जोड़ेंगे। और आपने देखा कितना बड़ा अंतर था, बेटा और बेटी के अंदर लिंग अनुपात में बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गया और आज हम उस अनुपात में बहुत आगे बढ़े हैं और हमारी बेटियों की संख्या बढ़ी है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पढ़ाई के लिए लगातार नए नए इनोवेशन किए। क्या आवश्यकता है हमारी बेटियों को, कैसे हमारी बेटी आगे बढ़ सकती है, कैसे हमारी बेटी पढ़ सकती है, इस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का काम रहा। और उसके अलावा कैसे हमारा सशक्तिकरण हो, कैसे हमारी माता बहनों को सम्मान मिले, और वो सम्मान मिला। आपने देखा गांव में या कस्बे में पहले टॉयलेट कहां थे? हमारी माता बहनें अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह सूर्य निकलने से पहले शौच के निवृत्त के लिए जाती थी होने के लिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात आई, 70 साल से तो नहीं आई किसी के मन में, कि हमारी माता बहनों को सम्मान मिलना चाहिए। तो घर घर में शौचालय टॉयलेट बनवा करके उनको माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। उसके बाद आया कि हमारी माता बहनें चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, और जब रोटी वो बनाती हैं तो फेफड़ों में हमारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, हमारी जो एमबीबीएस बहनें हैं वो हैं कि वो धुआं से कितना हमारे फेफड़ों में वो धुआं जाता था और कितनी बड़ी दिक्कत होती थी। टीबी हो जाती थी, बड़ी परेशानी होती थी, आंखों में धुआं आता था तो उससे भी परेशान रहती थी, और बारिश के समय में तो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। लेकिन उन्होंने उज्ज्वला के माध्यम से घर घर में गैस कनेक्शन दिया, टंकी दी, तो उससे सरलता ही है, माता बहनों को उससे बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब आप एक तरफ कहोगे कि आज तो जितनी बहनें मैं देख रहा हूं सभी के खाते होंगे, लेकिन पहले तो खाते गरीब आदमी के खाते नहीं होते थे, माता बहनों की तो बात छोड़िए। गरीब आदमी तो बैंक की चौखट में ही नहीं जा पाता था, बैंक में तो वही लोग जाते थे जो पैसे वाले होते थे। लेकिन आज गरीब भी जा रहा है, हमारी माता बहनें भी जा रही है, जनधन के खाते खुलवा करके सभी माता बहनों का बैंकों में खाता खुलवाया। पूर्व के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है, कटमनी लगता है। आज हमारी कोई भी योजना है तो पूरा पैसा पहुंचता है, और खाते खुल गए तो बहनों को उसमें सम्मान मिला और वो पूरा का पूरा पैसा आता है। भ्रष्टाचार बंद हो गया, सीधा जो भ्रष्टाचार होता था उनका पैसा नहीं पहुंचता था उसको कम कराया। इस तरह की बहुत सारी योजना है। अब जैसे जिक्र किया लाडो योजना, लगातार उसमें काम कर रहे हैं। लखपति दीदी योजना, अगर मैं योजना का नाम लूं तो बहुत सारी योजना इस तरह की है जिनको लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए अलग अलग मापदंड है, सबको कहीं कहीं नहीं जाना है। छोटी क्लास से लेकर के कितना पढ़ाई करना चाहती है उसके लिए सरकार ने पूरा सुनियोजित किया हुआ है, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे आपको किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो, इस काम को भी हम कर रहे हैं। मेरा कुल मिलाकर के ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में जिस तरह की बात थी और जिनको लेकर के वो चले थे वो है, जैसे मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में ऋण मिल रहा है, गारंटी सरकार दे रही है। और अभी आपने देखा 2 साल 2.25 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी तो हमने भी वायदा किया था, क्योंकि हम देखते थे बहनें पेपर देती थी, हमारे भाई पेपर देते थे, पेपर लीक हो जाते थे, किस तरह की स्थिति होती थी। 2 साल के अंदर 350 से ज्यादा पेपर हुए, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? ये हमारी इच्छा शक्ति है।
आपने देखा हम का 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में नौकरी देंगे राजस्थान के अंदर। 1,25,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, प्रधानमंत्री जी दे के गए, अभी उसमें 25,000 तो अजमेर में। 1,35,000 की हमारी प्रक्रिया दी है, 1,25,000 का कैलेंडर हमने निकाल दिया। प्राइवेट तौर पर हमने 3 लाख रोजगार दिए हैं। और अभी हम 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर हमने हमारी युवा नीति लागू की है। उस युवा नीति के माध्यम से हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को हम विशेष करके जो सरकार से सहयोग लेना चाहते हैं, उसमें पहले 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख देने में ही सरकार दिक्कत देती थी। हमने उसमें 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ऋण देने का, और वो भी बिना ब्याज के, जिससे कि हमारी बहनें सशक्त हो सके, वो अपना काम कर सके। अभी मैं एक लघु उद्योग भारती का कार्यक्रम था, मैं जोधपुर गया था। जोधपुर में हमारी बहन, एक छोटी बेटी थी 21-22 साल की, वो मेरे से वहां मिली। उन्होंने कहा साहब मैं 22 साल की हूँ, 16 साल की ने मेरा काम स्टार्ट किया था, आज में मेरा टर्नओवर 6 करोड़ रुपए का है। मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको CMR में बुलाया, क्योंकि उन्होंने 5 साल के अंदर 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर, उनका छोटी बेटी। उनके मन में बात आई कि उन्होंने कॉफी का एक काम स्टार्ट किया, 15,000 से काम स्टार्ट किया, और आज वो 5 साल के अंदर 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर उनका हो गया। हमें हमारे छोटे छोटे काम से ही हमारा कैसे हमें आर्थिक रूप से सशक्त बनना है, इसकी ओर हमें ध्यान देना है। मैं जब लखपति दीदियों से बात करता हूं तो कई तो उसमें मिलियनियर दीदी बनने वाली है, बन गई है। तो ये हमारा देश होना चाहिए कि हमारी नारी शक्ति का कैसे आर्थिक रूप से हमारी मजबूत हो, किस तरह से काम करें। मैं लाड़ू प्रोत्साहन योजना बढ़ाकर हमने 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कर दिया। माँ भाऊचर योजना, जो गांव में हमारी बहनें हैं, शहर में हमारी बहनें हैं, गर्भवती बहनें हैं, उनको कोई भी जांच करानी है, सोनोग्राफी करानी है, कुछ भी कराना है, उसके लिए हम माँ भाऊचर योजना के माध्यम से वो फ्री में जांच कराएं, फ्री में इलाज कराएं, इसके लिए हमने प्रोत्साहन किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5,000 रुपए मिलते थे, उसमें बढ़ा करके हमने 6,500 रुपए कर दिया। हमने सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट हमने स्थापित की है। 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन कर उनका प्रभावी संचालन हो रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड, स्पेशल एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमने किया है। अब देखते हैं कि
अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। नमस्कार, वायरल न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। जोधपुर में एक कुत्ते को जेसीबी से लटकाकर मार दिया गया। कुत्ते का नाम बॉस था और एक कंपनी का पालतू डॉग था। एक दूसरी कंपनी के कर्मचारी ने कुत्ते को रस्सी से बांधकर लटकाया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कुत्ते के मालिक ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला विवेक विहार थाना इलाके का बताया जा रहा है। घूमते घूमते कुत्ता पास ही स्थित एक दूसरी कंपनी में चला गया। उस कंपनी के एक स्टाफ कर्मी ने बॉस को रोटी की लालच में देकर अपने पास बुलाया और जेसीबी की रस्सी से बांध दिया। इसके बाद जेसीबी को ऊंचा उठाकर कुत्ते की जान ले ली। कुत्ते को मारने के बाद एक गड्ढे में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बीच सड़क पर आप देखिए कि कैसे हैवानियत कुत्ते के साथ की गई है। तो बेजुबान की दर्दनाक मौत हुई है और तो आपने कई बार देखा होगा कि जानवरों के साथ तो जो जानवर हैं वो कई बार काट जाते हैं इंसानों को, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस बर्बरता से इस कुत्ते की जान ली गई है। और ये अपने आप में बताता है कि इंसान भी कभी कभी जानवर बन जाता है और इस तरह की हरकतें करते हुए ये बाज नहीं आते हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है और काफ़ी बर्बरता के साथ काफ़ी परेशान करने वाली ये वीडियो है जो सामने आई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आपको बता दें, बिलहरी बेरला मार्ग पर रसूखदारों की गुंडागर्दी सामने आई है। व्यस्त सड़क पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया के लाइक्स के लिए जान दांव पर लगाई गई है। कार की खिड़कियां जो है वो देखिए कैसे युवा इस पर लटके हुए हैं। सनरूफ से बाहर निकलकर नियमों को ठेंगा दिखाया गया है। मॉडिफाइड जीप और लग्जरी कारों में सवार थे और ये देख लीजिए, ये आप एक के बाद एक कई गाड़ियां देखेंगे
और ये वीडियो और लाइक्स के चक्कर में किस तरीके से ये गाड़ी एक तो चलाई जा रही है ओवर स्पीड, और दूसरी तरफ कैसे यहाँ पर स्टंटबाजी की जा रही है वो आप साफ देख सकते हैं। बीच सड़क पर रसूखदारों की ये गुंडागर्दी सामने आई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती हैं, खास करके युवाओं की तरफ से, और आए दिन इस तरह के वीडियोस सामने आते हैं। बहरहाल कई मौक़ों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है, गाड़ियों को सीज किया जाता है, और यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक महिला के साथ बर्बरता की गई, उसका मुंडन किया गया, पति को कंधे पर बिठाकर गांव में घुमाया गया और इस दौरान जमकर मारपीट की गई। पीड़ित महिला को यह सजा किसी और युवक के साथ भागने के आरोप में ग्रामीणों ने और उसके पति ने दी। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, जिसमें महिला के साथ हो रही बर्बरता साफ दिखाई दे रही है। पूरा मामला झाबुआ जिले के काकनवानी थाना क्षेत्र के बालावास का है, जहां रहने वाली एक विवाहित महिला पर किसी और के साथ भागने का आरोप लगाकर उसके साथ बर्बरता की गई। पति और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर महिला को सरेआम अपमानित किया। पति महिला के कंधे पर बैठा और फिर उसे पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान डंडे और थप्पड़ घूसों से महिला को पीटा भी गया है। महिला के साथ ये हैवानियत की गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दो भाइयों के बीच हुए एक विवाद में जमकर मारपीट हुई है, एक दूसरे पर ईंट भी फेंकी गई है। बताया जा रहा है कि गढ़ कस्बे के टंकी वाली गली के रहने वाले दो भाइयों में आपसी विवाद चल रहा था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों भाइयों के परिवार आमने सामने आ गए और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। वीडियो में शख्स महिलाओं पर पथराव करते नजर आ रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का अब संज्ञान ले लिया है। तो ये वीडियो जो है वो सामने आया, देखिए किस तरीके से ये पथराव किया गया बिना सोचे समझे। आप देखिए कैसे महिला पर भी जो हाथ है वो उठाया गया है, पत्थरों से ईंट से हमले किए गए हैं, जमकर मारपीट हुई है और पथराव की ये घटना। हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो पुलिस है उसने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो मारपीट है वो सामने आई है और आपस में भिड़ते हुए ये नजर आ रहे हैं। महिलाओं पर भी जो हमले हैं वो किए गए हैं। हालांकि ये पारिवारिक मामला जरूर है, लेकिन जिस तरीके से पथराव हुआ है उसके बाद अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान ले रही है। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां एसडीएम कोर्ट में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि जमीन सुधार के नाम पर खुले पैसे लिए जा रहे। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं और मामले की जांच की जा रही है। और आपको बता दें ये मांग तेज हो गई है। देख लीजिए टीकमगढ़ में एसडीएम कोर्ट में ये घूसखोरी सामने आई है। खुलेआम ये पैसे लिए गए हैं और अब इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस शासन इस मामले में संज्ञान लेंगे और अब जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये वीडियो सामने आने के बाद टीकमगढ़ में देखिए एसडीएम कोर्ट में कैसे घूसखोरी सामने आई। राजस्थान के बाड़मेर में मोबाइल में युवती की फोटो रखने के आरोप में युवक के साथ मारपीट की गई है। मुंह काला करने के बाद उसे यूरिन पिलाया गया और गंदगी भी खिलाई गई, बाल भी काटे गए हैं। मामले में पुलिस ने मंगलवार को 2 आरोपियों को डिटेन किया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह घटना 26 मार्च शिव थाना क्षेत्र की है। आरोपियों ने घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया जो अब सामने आया है। घटना का 43 सेकंड का वीडियो है। युवक जमीन पर बैठा है, उसका मुंह काला किया गया। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, उसे जबरदस्ती गंदगी खाने के लिए बोल रहे। युवक मना करते हुए उल्टी करते हुए नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बताएं कि ये वीडियो सामने आया है। कहा आरोप ये लगाया गया कि इसने अपने फ़ोन में फ़ोटो रखी थी एक लड़की की और उसके बाद कुछ लोगों से ये सजा दी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने संज्ञान लिया है और सभी एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। जो हमारी राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो महिलाओं की मदद करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। और इसी संदर्भ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, वो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण में भी हमें सहायक करेगा। इसी के संदर्भ में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस अधिनियम के लिए एक नंबर है जिस पे आप मैसेज करके बता सकते हैं कि आपका क्या भाव है। मैं एक बार नंबर आप सभी को बताना चाहूंगी, 9667173333 9667173333। सभी एक बार फिर से नोट कर ले, 966 सभी एक बार नोट कर लें पेन से या फोन पे, 966 717 3333। ये नंबर हम आप सभी को सर्कुलेट भी करा देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से। इसके अलावा, इस नंबर के अलावा नमो ऐप, माय गवर्नमेंट वेबसाइट और सोशल मीडिया के टैग्स के थ्रू भी आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं और आपकी जो भी फीलिंग्स है आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। मैं आज सभी जो प्रतिभागी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सभी हमारे राजस्थान का भविष्य हैं और आप सभी के योगदान से विकसित राजस्थान का जो विजन है वो साकार हो पाएगा। और मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि सर आज आप पधारे और आपने हमें अपना मार्गदर्शन दिया। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। चलिए, भारत माता